जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक इतिहास। तो इतिहास में आज हम लोग का सेकेंड जो सीरीज है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए आगे चलते हैं और यह बुक को हम लोग रीड कर रहे थे और उसके बाद इसे समझते हुए चल रहे थे। तो आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक कल देख लिए थे संस्कृत व समाज किस तरह बदलते हैं। इसके बाद इस जो आपको तस्वीर दिया गया है, इस तस्वीर के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे कौन सी तारीखें। अब यहाँ से शुरू होता है कि कौन से तारीखें, यानी कौन सी तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। देखिए, जो हम लोग तारीख स्वयं चुनते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, वे तारीख जो है स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं होता है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर बात दिया गया कि कुछ तारीखें हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम उसकी खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आप लोग का परीक्षा है, तो आप लोग परीक्षा के तारीख को आप क्या करिएगा, महत्वपूर्ण मानिएगा। और जब परीक्षा हो जाता है, तारीखें बीत जाती है, तो आप इसको क्या करते हैं, तो इसको हम लोग महत्वपूर्ण तारीख फिर नहीं मानते हैं, इसको नहीं समझते हैं। फिर हम लोग दूसरे बात में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, यानी कि दूसरे महत्वपूर्ण तारीख को फिर हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं। अब देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आएगा, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे, से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाते हैं। यानी भारत के अंतिम जो वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन सभी के समय में भी समय क्या होगा, महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन फिर हम लोग क्या करते हैं, इन सभी के समय को यानी टाइम को भूल जाते हैं, वे साथ खत्म हो जाते हैं, माउंटबेटन के साथ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल, जिसे हेस्टिंग, ब्लेजली, बेंटिंग, डलहौजी, उसके बाद देखिए कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का भी कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता रहता था। इतिहास के इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर महत्व के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो उन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो लॉर्ड कैनिंग है, कर्जन थे, रिपन थे, इन सभी के बातों ही हम लोग को क्या करना था, तो याद करना था, क्योंकि इन लोग ही इम्पोर्टेंट थे। और जो भी घटनाएं होती थी, वो जो थे इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते थे। ऐसा क्या है जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते। यानी कि जो कैनिंग का समय था और लॉर्ड रिपन के समय था, कर्जन के समय था, उसमें क्या हम इस दौर में इतिहास के अलग ढंग से नहीं लिख सकते।
केवल उन्हीं को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अलग ढंग से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब अलग ढंग से हम इसको लिखेंगे, अपना इतिहास तैयार करेंगे, तो उनकी बातों को क्या करेंगे, हम लोग भूल जाएंगे। गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधि पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। तो देखिए, भारत के हम लोग विभिन्न सामाजिक समूह वर्ग गतिविधि पर किस प्रकार से हम लोग ध्यान दे सकते हैं, इसका क्या है, अलग ढंग से हम लोग इतिहास तैयार कर सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं, तो उससे तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। अब जब भी इतिहास लिखा जाता है या कोई कहानी लिखा जाता है, तो उसे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। टुकड़े में बांटना इसलिए जाता है ताकि उसे याद करने में क्या हो, सहूलियत हो, याद अच्छे तरीका से किया जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, यानी हर अध्याय को क्या किया जाए, सही ढंग से याद किया जाए। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। यानी अलग-अलग हम लोग कहानी को, इतिहास को इसलिए बाँटते हैं, इसका मूल्य उद्देश्य यह होता है कि उसे अच्छे तरीका से याद किया जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द-गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इतिहास के गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द-गिर्द जो चलता है, उसमें भारतीय गतिविधि यानी कि भारत के लोग क्या काम किए, इनके क्या गतिविधि थे, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। यानी कि बड़े-बड़े लोग के सामने छोटे आदमी के मायने कोई बात नहीं रखती है। उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है, यानी भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं थे, गवर्नर जनरल और वायसराय की बात जब चलती थी तो। तो फिर क्या किया जाए? ज़ाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, यानी एक अलग हम लोग को इतिहास को क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। यानी जब भारतीय अपना हिसाब से जो इतिहास लिखेंगे, इतिहास बनाएँगे, तो उस समय हम लोग अंग्रेज के जो इतिहास है, उसका महत्व हम लोग नहीं देंगे, नहीं रहेगा। हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी, यानी हमारे लिए क्या हो जाएँगी, नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएँगी। जैसे कि आपका बर्थडे है, तो आपके बर्थडे में आप लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं कि हमारा 10 तारीख या 5 तारीख बर्थडे है, और जब वह तिथि गुजर जाती है, तो फिर आप एक नए तिथि का इंतज़ार करते हैं। वह तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण रहती है। मान लिया जाए कि आपको दशहरा देखना होगा, तो आप दशहरा की तिथि को याद रखते हैं और उसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे पॉइंट में चलते हैं। हम अवधियाँ कैसे तय कर सकते हैं? अवधियों को कैसे तय करें? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बाँटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादा ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। यानी कि ब्रिटिश जो व्यक्ति थे, जेम्स मिल, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस पुस्तक में क्या किए, इन्होंने हिंदू, मुसलमान, ब्रिटिश इस सब कालखंडों को कितने वर्गों में बाँटा? 3 वर्गों में बाँटा, और अधिकांशतः लोग, जो ज़्यादा तक लोग थे, इन बातों को मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? तो हम लोग आगे देखिए। इतिहास को हम अलग-अलग कालखंडों में बाँटने की कोशिश क्यों करते हैं? आखिर क्यों इतिहास को हम लोग 3 खंड, 2 खंड, 4 खंड में बाँट करके क्यों पढ़ते हैं? इसकी भी एक वजह है, यानी इसका भी एक कारण है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
यानी किसी कालखंड को उसके खासियत क्या थे, उस ज़माने में लोग क्या करते थे, उसके बाद को हम लोग उसके तत्व को क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को 3 खंड, 2 खंड यानी खंडों में बाँटकर उसको पढ़ते हैं। इसलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिनके सहारे हम समय को बाँटते हैं, ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। यानी कि एक समय से दूसरे समय में क्या बदलाव आया और उसका क्या महत्व है, ये हमें बताते हैं जब इतिहास को हम लोग खंडों में बाँट करके पढ़ते हैं या कहानी को। मिल यानी जेम्स मिल, यहाँ हम लोग अभी पढ़े थे जेम्स मिल के अनुसार। तो चलिए जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज यानी जितना एशिया देश है, एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। यानी कि जेम्स मिल का कहना था कि हम यूरोपवासी जो हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं और एशियाई जो लोग हैं, वो बहुत पीछे हैं, सभ्यता के मामले में। यानी कि अच्छे लोग अभी नहीं बन पाए हैं। इतिहास की इनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यानी जेम्स मिल का कहना है कि भारत में अंग्रेज नहीं आया था, तो उस समय यहाँ हिंदू और मुसलमान ही थे और मुसलमान जो थे तानाशाही का ही शासन यहाँ पर क्या था, चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। यानी भारत देश में हम लोग जब आए थे, जेम्स कह रहे हैं कि हम लोग ब्रिटिश जब आए, तो यहाँ देखे कि हिंदू और मुसलमान जो थे और इन लोग में क्या होता था, लड़ाई झगड़ा होता था और क्या थे, तानाशाह शासक यहाँ रहते थे। यहाँ धार्मिक रूप से बैर चलते थे, लोग धर्म के लेकर के लड़ाई करते थे और अंधविश्वास यहाँ बहुत ज़्यादा था। अंधविश्वास का बोलबाला था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा-सा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका फिगर दिया गया है, फोटो। तो देखिए चित्र 3 में दिया गया है कि वॉरेन हेस्टिंग 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। अब हम लोग को क्वेश्चन होगा कि प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग। कब बने? 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। अब देखिए इतिहास के जो किताब है, इसको में क्या किया जाता था, जो वारेन हेस्टिंग होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, उनके भव्य व्यक्तित्व को और उनके कारनामों को यहाँ खूब अच्छा तरीका से उभारा जाता था। चलिए अगला हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट में क्या है हम लोग का, मिलता था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्य की राह पर ले जा सकता था। यानी कि जो जेम्स मिल थे, उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन अगर जो भारत पर शासन करेगा, राज करेगा, तो भारतीयों को सभ्य समाज यानी कि सभ्य की राह पर अच्छे लोग बनाने, अच्छे लोग हम वहाँ के जो भारतीय हैं उनको अच्छे हम बना लेंगे, ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। यानी कि यूरोप के जो शिष्टाचार है, संस्था है, कला है, कानून है, उसको भारत में लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। मिल कहता था कि पूरे भारत पर हम लोग को शासन कर लेना चाहिए अंग्रेज को, ताकि भारतीय जो समाज है पिछड़ गया है, तो उसको हम लोग आगे करेंगे और सभी लोग यानी कि यहाँ के जनता है, सुख और शांति से अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। यानी कि जेम्स मिल का कहना क्या था कि अंग्रेज जब तक हिंदुस्तान को मदद नहीं करेगा, तो हिंदुस्तान क्या है, पिछड़ा ही रहेगा। इतिहास के इस धारणा में अंग्रेज शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। सॉरी, सारा अंधकार का दौर था।
तो अंग्रेजी शासन नहीं थे, तो उस समय अंधकार का युग कहा जाता था। अंधकार युग के बाद हम लोग देखते हैं पुनर्जागरण काल आया था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या भारतीय लोग पहले से सभ्य नहीं थे और जब अंग्रेज आया तभी सभ्य हुए? इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो इस धारणा को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? इतिहास के दौर को एक समय में हम कह सकते हैं कि इस समय में हिंदू केवल शासन अच्छा कर रहे थे और हिंदू का ही दौर था, या इस समय में मुसलमान का ही दौर है, कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? यानी हिंदू के समय में या मुसलमान के समय में कई धर्म एक साथ नहीं चला करते थे? तो चला करते होंगे। किस युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? तो कहते हैं कि किसी युग को उस समय के शासकों या धर्म के हिसाब से तय नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि एक अगर जो किसी को एक ही यानी हिंदू या मुसलमान को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उसमें क्या होगा, और जो जीवन जी रहे हैं कोई भी धर्म के लोग, तो उसके तौर तरीका का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। यानी प्राचीन भारत में जितने भी शासक थे उनका एक धर्म नहीं था। अंग्रेज द्वारा अंग्रेज द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग अलग हट करके इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। यानी अंग्रेज से हट करके हम लोग इतिहास को 3 वर्गों में बांटते हैं। प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन और क्या है, आधुनिक। विभाजन भी की अपनी समस्या है। विभाजन करने के भी अब क्या है, अपनी समझ। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना अपना सकते हैं, जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे। आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज के शासन में लोग के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं था। नहीं, यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेश युग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं औपनिवेश युग क्या है, औपनिवेश क्या है। तो औपनिवेश क्या होता है? तो इन किताबों में आप पढ़ेंगे कि इस किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर, यानी हमारे देश के स्थानीय नवाब जो थे, राजा थे, उनको दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीके में क्या बदलाव आए। तो बहुत से बदलाव हम लोग को देखना आए मिला आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी
कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे हम किस तरह जानते हैं। चलिए इसको पढ़ ही देते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 यानी 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? तो अब हम लोग जो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, तो इस पाठ को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे और अगले दिन इसको समझेंगे। तो इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।